बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया है स्त्री के संबंध में सोच विचार में, हिंदी कविता में और पूरे साहित्य में। अब स्त्री को उस सीमित दुनिया से, जो सीमित दुनिया उसे पितृसत्ता ने यानी पुरुष समाज ने उसे दी थी, घर की दुनिया, परिवार की दुनिया, बच्चों की दुनिया, पति की दुनिया, उस दुनिया से बाहर जाकर स्त्री अब सोच विचार रही है। और वो सिर्फ अपने ही समय के बारे में, अपने ही जीवन के बारे में सवाल नहीं कर रही है, बल्कि अतीत में भी जो गलतियां पुरुष सत्ता ने की हैं, उन गलतियों के बारे में भी वो सवाल पूछ रही है। इसलिए मैथोलॉजी यानी राम और कृष्ण की कहानियां, उन कहानियों में भी जाकर जिन स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ मालूम पड़ता है हमारी कवित्रियों को, कात्यायनी को, अनामिका को, अनीता वर्मा को, सविता सिंह को, वो वहां जाकर भी सवाल पूछ रही हैं। तो अब सीता की ओर से, अहिल्या की ओर से, द्रौपदी की ओर से, सत्यवती की ओर से, ऐसी तमाम स्त्रियों की ओर से अब हमारी कविता में, हमारी कहानियों में, हमारी उपन्यासों में सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने सिर्फ आज की ही गलतियों को नहीं सुधारा जा रहा है, बल्कि पुराने समय में जो गलतियां हुई हैं उस इतिहास को भी दुरुस्त करने की एक नए तरह की कोशिश इन कविताओं में हो रही है। तो एक तरह का एक जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, जैविक अंतर जो स्त्री और पुरुष के बीच में है, अभी एक बहुत आप चूंकि विद्यार्थी हैं, आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन आप आगे कर पढ़ेंगी कि पूरी दुनिया में जो स्त्रीवाद का विकास हुआ है, उसमें एक जमाना ऐसा आया है 50-60 के आसपास पूरी दुनिया में, जहां एक बहुत ही अग्रेसिव फेमिनिज्म आया, जो फैमिली, परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया, परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ और स्त्रीत्व के माने जो 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 फेमिनिन बायोलॉजिकल विशेषता है, स्त्री होना जो है अलग से, वो उसके खिलाफ भी खड़ी हो गई औरतें। और वो स्त्री, जैविक रूप से स्त्री होने के बावजूद वो अपने इस जैविक रूप से स्त्री होने को नकारती थी 50 और 60 के दशक। तो परिवार का नकार, घर का नकार, संतति का नकार और अपने स्त्रीत्व का नकार, यहां तक चला गया था फेमिनिज्म 50-60 के दशक में, खासतौर पर सीमोन के बाद। एशिया में एक उदाहरण है तस्लीमा नसरीन का, जिसमें तस्लीमा नसरीन ने परिवार, घर, विवाह, इन सारी चीजों को नकार दिया। वो इकलौता उदाहरण है हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में अकेली वही उदाहरण है जिन्होंने अपनी किताबों में विवाह को, परिवार को और इसको इस तरह नकारा। तो लेकिन बाकी पूरे एशियाई उपमहाद्वीप में जो स्त्रीवाद है या जो स्त्री लेखन है, वो स्त्रीत्व को नहीं नकारता, वो उसे एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सामने रखता है। वो परिवार के भी खिलाफ नहीं है, पर वो एक नए तरह का परिवार बनाना चाहती है। पुराने तरह का परिवार अब नहीं चलेगा, पुराने तरह के परिवार से अब काम नहीं लिया जा सकता। यदि आपको फैमिली चाहिए, यदि आपको मैरिज इंस्टीट्यूशन, विवाह चाहिए, तो आपको नए तरह का इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा और नए तरह के परिवार की रचना करनी होगी। और इस नए तरह के परिवार, नया तरह का परिवार स्त्री के किसी भी तरह के शोषण पर आधारित नहीं होगा, बल्कि यहाँ स्त्री बहुत अधिकार संपन्न होगी, उसको बराबरी का अधिकार होगा और उसे वे सभी मानवीय अधिकार होंगे जो कि पुरुष होने के कारण घर में पति को और पुत्र को प्राप्त हो, सभी तरह के अधिकार। तो एक सामान्य तरीके से, बिना इन कविताओं का रेफरेंस किए, मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरह का परिवर्तन हिंदी कविता में, स्त्री कविता में आया है। वे तमाम खेल जो औरतों के हैं, वे तमाम कपड़े जो औरतों के हैं, वे तमाम आचरण जो औरतों के हैं, जैसे लज्जा, अभी दोपहर में मैं बोल रहा था, शील, संकोच, धीमी आवाज में बोलना, इन सब चीजों के खिलाफ औरत अपनी बात कह रही है। इसीलिए अब देखेंगे कि एक कॉमननेस, एक जैसा हो रहा है। लड़कियां भी अब वही कपड़े पहनती हैं जो लड़के पहनना चाहती हैं। जीन्स और टी शर्ट लड़के पहनते हैं, तो जीन्स और टी शर्ट लड़कियां भी पहन रही हैं। मैंने एक तरह की समानता के स्तर पर
ये जो हमने वेशभूषा में, खेल कूद में, चाल चलन में, आचरण में, व्यवहार में जो भिन्नताएं पैदा कर दी थी, जो पितृसत्ता ने पैदा की थी, उनके सबके खिलाफ है और एक कॉमननेस की तरफ। बड़े बाल क्यों होना चाहिए स्त्री? अभी आगे के जमाने में ये सब भी सवाल होंगे, इसलिए बहुत सारी हमारी दोस्त हैं जो बड़े बाल नहीं रखती, वो बहुत छोटे हमारी तरह के बाल रखती हैं। अरुंधति रॉय बहुत दिनों तक छोटे बाल ऐसे बाल रखती थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि ऐसे लंबे बाल मत रखो, तुम मेरी तरह बाल रखो। और इसके लिए मैं 6-7 साल उससे मतलब उसको कंटिन्यूअस उसकी वो ब्रेन वॉश करता रहा, उसका दिमाग साफ करता रहा। लेकिन उसकी माँ और उसके गुरु, वो कथक सीखती है, क्लासिकल डांस, उसके गुरु इतने पावरफुल हैं, उन्होंने कहा कि ये कटे हुए बाल से कथक कैसे होगा? तो मैंने कहा हम इसमें बिग लगाएंगे ना, लंबे बाल लगाएंगे, बाकी टाइम तो उसे रहने दो। लेकिन गुरु उसके जीवन पर इतने हावी हैं कि यदि गुरु ने कह दिया कि ये क्लास में ये कपड़ा पहनना है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे ट्रेडिशनल जीवन में जिन्हें हमें धीरे धीरे लड़ना है। जैसे हम सोचते हैं, हमारी पत्नी सोचती हैं कि यदि 2 वक्त का खाना बनना है तो एक वक्त का पत्नी को बनाना चाहिए, दूसरी वक्त का पति को बनाना चाहिए। यदि दोनों काम करते हैं तो सर काम करते हैं और मैडम काम करती हैं, तो सुबह का मैडम बनाएंगी तो शाम का सर बनाएंगे। ऐसा एक फैमिली होनी चाहिए। यदि आज के दिन पहले दिन मैंने कपड़ा धोया है तो दूसरे दिन, इस तरह से एक नए तरह का परिवार हमारी औरतें, हमारी स्त्रियां, नए जमाने की स्त्रियां बना रही हैं और वो अतीत के बारे में भी सवाल कर रही हैं। तो मैंने आपकी कविता, मुझे याद नहीं है, पढ़ता तो मैं कुछ और बोल सकता था, पर एक साधारण रूप से आपके सवाल का मैं ऐसे जवाब दे सकता हूं। आपने जो कविता पूछी है उसके बारे में सर बोलेंगे। सर ने कहा, ठीक कहा कि जो हेजेमनी है, जो वर्चस्व है, जो ताकत है पिता की, पति की और पुत्र की, जो कहा है मनु महाराज ने मनुस्मृति में, कि पिता, स्त्री को अपने जीवन में 3 सहारों की जरूरत है, उनकी छत्र छाया में औरत रहेगी, बचपन में पिता के, युवावस्था में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के। यही बात मनु से पहले महाभारत में कही जा चुकी है और पूरी हमारी स्मृतियों और संहिताओं में इस तरह की बात बार बार कही गई है। तो ये जो डोमिनेंस है पिता का, पति का और पुत्र का, यानी पुरुष सत्ता का, ये डोमिनेंस के खिलाफ अब लड़ रही हैं औरतें। केरल एक ऐसा समाज है, हिंदुस्तान का इकलौता समाज, जहां मैं 1994 से लेके अब तक 7वीं बार आया हूं। मैं देखता हूं कि अपने पारंपरिक वेशभूषा के बावजूद, पारंपरिक ढंग के सोच विचार के बावजूद, यहाँ की स्त्रियां बहुत आजाद हैं। केरल की स्त्रियों ने एक रास्ता दिखाया है कि पारंपरिकता और स्त्री सत्ता को, दोनों को कैसे एक साथ किया जा सकता है। यानी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लाइफ भी, जीवन का पारंपरिक तरीका, पहनावा और तमाम चीजें भी, लेकिन उसके साथ जो शक्ति है वो स्त्री तक, स्त्री में संनिहित है। ये पहली दफा है कि मैंने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरती हुई औरत पहली बार केरल में देखी थी, इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये जो चीज है कि हर काम कर सकती हैं और स्त्रियां, हालांकि पहले ऐसा नहीं था। वो जो फ्रीडम स्ट्रगल के पहले जो केरल का समाज था, चेमीन में हम जो केरल, जो मछुआरों का समाज देखते हैं, कयर में जो समाज है, तकड़ी शिवशंकर पल्लई के उपन्यास में, उसमें जो समाज है वो तो उतनी ही गुलाम है औरत जितने की बाकी हिस्सों में होगी। पर इन 70 सालों में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो रेनेसा हुआ है, और शायद यहाँ जो खास तरह की राजनीतिक व्यवस्था केरल में है, उसके कारण औरतों ने खुद को बहुत आज़ाद किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक उदाहरण है केरल, कि यदि आप वो उस तरह का यूरोपीय फेमिनिज्म नहीं भी मानते हैं, आप कपड़े लत्ते की समानता के पक्ष में नहीं भी हैं, तो भी औरत को कैसे सत्ता दी जा सकती है, औरत को सामर्थ्य कैसे दिया जा सकता है, शक्ति कैसे दी जा सकती है, और पुरुष वर्चस्ववाद का कैसे विरोध किया जा सकता है, ये एक उदाहरण केरल का समाज देता है। धन्यवाद। कविता के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बल्कि सर ने जो संज्ञा दिया है, जैसा कि पुरुष द्वारा ये समाज व्यवस्था निर्मित है, उसके दायरे से होकर स्त्रियों को जाना पड़ेगा। उसका प्रतिरोध इस कविता में है मुख्य रूप से, क्योंकि हम जानते हैं कि, क्योंकि हम देखेगा कि घर में कोई लड़की है, वो छोटी होती है तो थोड़ी आज़ादी होती है,
बड़ी होगी, लहंगा पहनने लगी, तो उसके घर वालों की आंखें उस पर पड़ी रहती है। कहा जाता है कि चौकड़े के बाहर न जाए, है ना। जो पाजेब पहनती है, पाजेब कोलिसिल है, कोलिसिल पाजेब पहनती है, तो कहा जाता है कि उसकी आवाज़ न सुनाए। इस तरह की जो पाबंदियां हैं, इस तरह की पाबंदियों को तोड़ने की बात इसमें कही गई है। इसीलिए यहाँ दुर्ग द्वार मतलब आप उसे सीमित करके खर के रूप में कर दीजिए। दुर्गपति, दुर्गपति कोई दूसरा नहीं है, पुरुष है। और इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी हमें छोड़ देता, गर्भवतु, दुर्गपति जैसे शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। और स्त्री की अस्वतंत्रता का संदर्भ भी उसमें उठाया गया है। इस अस्वतंत्रता का कारण पुरुष का नियम है, पुरुष द्वारा बनाया गया कानून है, पुरुष वर्चस्ववाद है, उसे तोड़ने की बात ही इस कविता में बताई गई। अभी मैं इसको देख रहा हूं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जिसे आप गणिका कहते हैं, गणिका तो एक सम्मानजनक जगह थी, देख लिया मैंने कविता को, तो वैशाली की नगर बधू, आपने चतुर्सेन का उपन्यास है, जो मौर्य काल का जो इतिहास है बौद्धों के समय का, तो गणिका यानी नाचने गाने वाली और मनोरंजन करने वाली स्त्री से लेकर पूरी दुनिया में वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, ये जो मर्दों ने अपने आमोद प्रमोद और अपने सुख के लिए एक विशेष तरह की महिलाएं खड़ी की हैं। आपको मालूम है कि जब फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप, तो दुनिया भर की वेश्याएं उस शहर में इकट्ठा हो जाती हैं जिस शहर में वर्ल्ड कप हो रहा होता है। जब बर्लिन में वर्ल्ड कप हुआ तो जर्मन सरकार की सबसे बड़ी ये चिंता थी कि दुनिया भर से जो कालगर्ल्स, जो औरतें आएंगी, वो कैसे संभालेंगे हम उन्हें, क्योंकि रोक नहीं सकती थी जर्मन सरकार उनको, क्योंकि वो लाइसेंस धारी थी, मतलब वो यूरोप की नीतियों के तहत था। ये जो क्लास बनाया है और मर्दों ने, पितृसत्ता का सबसे घिनौना, सबसे घृणित काम क्या है? स्त्री को देह व्यापार में संलिप्त करना। क्योंकि अभी तो उल्टा हो गया है, बहुत सारी संपन्न और धनाढ्य महिलाएं पुरुषों, इसलिए देह व्यापार करने वाले पुरुष भी अब बाजार में उपलब्ध हैं। यूरोप के, अमेरिका के, थाईलैंड, बैंकॉक में और दिल्ली, मुंबई वगैरह में भी अब पुरुष भी देह व्यापार करके पैसा कमाते हैं। लेकिन जो इतिहास है वो स्त्री के देह व्यापार का है, और ये पितृसत्ता का सबसे घिनौना काम है। यहाँ जो कविता में जो स्त्री है, जो नगरपति से प्रार्थना कर रही है, दुर्गपति से, वो यही प्रार्थना कर रही है कि उसे इस काम से मुक्ति दी जाए। इस तो एक तरह की औरत की जो मुक्ति है, जिसका संबंध देह से, जब तक देह नहीं मुक्त होगी औरत की, जब तक उसकी कोख मुक्त नहीं होगी, तब तक वो असली मायनों में मुक्त नहीं। कोख पर जब तक पुरुष का नियंत्रण रहेगा, तब तक औरत सही मायनों में आजाद नहीं होगी। एक कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म में, जो नया फेमिनिज्म है, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत ही ये कविता लिखी गई है, जिसमें देह के व्यापार से मुक्त करने की एक प्रार्थना कविता के भीतर एक स्त्री कर रही है, उससे जो ये सब व्यापार का संचालक है, जो नगर का मालिक है, दुर्ग का मालिक है, जहां औरतें पुरुषों के आमोद प्रमोद और मनोरंजन के लिए भेजी जाती हैं। तो ये एक पितृसत्ता के एक विशेष घिनौने रूप के विरुद्ध ये कविता है। बस यही बात समझ में आती है। सर, मेरा सवाल है,
मलयालम के चेम्मन चाको कविता में मिथक का प्रयोग करना क्या बुरी बात है? मिथक का प्रयोग करना क्या बुरी बात है? इस समकालीन कविता में मिथक का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, तो क्या मिथक का प्रयोग करना बुरी बात है? इसके बारे में आपका विचार जानना चाहती हूँ। आशीष जी का विचार जानना चाहती हूँ। यदि मैंने ऐसा कहा है कि जीवन का वर्णन करने के लिए अब किसी पुराने रूप का, मिथक का या पुरानी कहानियों का सहारा नहीं लेती, अब वो हमारे ज़माने की, हमारे ही नाम से कहानी कहती है, हमारे ही जीवन के बारे में कहने के लिए हमारी जीवन स्थितियां ही वो सामने रखती है। तो जो पर्दा था मिथक का, वो पर्दा छोड़ दिया है कविता ने, ऐसा मैंने कहा था। पर ये कोई वैल्यू जजमेंट, मूल्य निर्णय नहीं था कि ऐसा करना अच्छा है। ऐसा करना अच्छा हो भी सकता है, जैसा कि हमारे कवियों ने किया है, लेकिन कभी जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदी कवियों ने, सभी बड़े हिंदी कवियों ने मिथक का इस्तेमाल किया है। निराला, उससे पहले मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, प्रिय प्रवास, उसके बाद मुक्तिबोध जैसे कवि ने, जिनकी कविता में कोई ऐसी कविता नहीं है जो मैथोलॉजी पर आधारित हो। अंधेरे में जैसी बड़ी कविता में भी मिथक का उपयोग है। दो मिथकों का प्रयोग है, अजीगर्त और शुनःशेप। ये बिल्कुल अप्रचलित मिथक चरित्र है। आज से 3 साल पहले एक दिन अचानक राजेश जोशी का फोन आया। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने पूछा, आशीष, ये कविता में शुनःशेप और अजीगर्त है, ये कौन है? मैंने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं पूछ के बताता हूँ। और तब फिर मैंने संस्कृत के विद्वानों से पूछा और उन्होंने शुनःशेप और अजीगर्त, जो पिता पुत्र थे, उनकी कहानी बताई। तो बहुत सारी जगहों पर हम मिथक का प्रयोग करते हैं। नागार्जुन की एक कविता है, नागार्जुन ने मिथक पर कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन उनकी बहुत सारी कविताओं में मिथकों का प्रयोग है। अजीगर्त, लाल भवानी, अब क्रांति के बारे में कविता है, लेकिन मिथक है भवानी का, शक्ति का प्रयोग किया है। जो कम्युनिस्ट, जो क्रांति होगी, जो उसमें खून बहेगा, जो पावर वो लेगी, वो भवानी जैसा होगा। ऐसा लिखा नागार्जुन ने। तो मिथक का प्रयोग करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बल्कि मिथक एक, मेरे लिए, मैं तो एक नास्तिक व्यक्ति हूं, मेरे लिए मिथक भगवान की कहानी नहीं है। जो भगवान को मानते हैं उनके लिए वो भगवान की कहानी है, पर मेरे लिए वो एक अक्षय स्रोत है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पुराने मनुष्य की हजारों कहानियां उसके अंदर संरक्षित हैं। जब हम राम की कहानी पढ़ते हैं तो हम ये नहीं मानते कि राम हुए होंगे, हुए हों या ना हुए हों हमें मालूम नहीं, वो इतिहास के लोग इस पर लड़ाई करेंगे, लेकिन राम की कहानी से हम सीखते हैं। हम राम और सीता के संबंध से सीखते हैं। मैं तुलसीदास की कविताएं पढ़ पढ़कर अपने एमए के दौरान में और बीएससी जब मैं पढ़ता था, मैं रोता था। जो वो कवितावली की शुरुआती की जो छंद हैं, सवैये हैं, तो सीता जा रही हैं जंगल में, वनवास दे दिया गया है और उनके धूप में वो चलती हैं, उनके होंठ सूख गए हैं, उनके माथे पे पसीना आ गया है और शरीर में परेशानी है, और वो पूछती हैं कि अभी बताओ कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। और उसमें आखिर में है कि राम की आंखें बहने लगती हैं। तो जब वो राम की आंखें बहती हैं तो मेरी भी आंखें बहने लगती हैं। तो मुझे उस राम से वास्ता नहीं जो बीजेपी के राम है, पॉलिटिकल पार्टियों के जो राम है, उनसे मुझे वास्ता नहीं, पर मुझे तुलसी के राम से एक तरह का अपना पायस नहीं है। तो मिथक एक तरह की कविता है। मिथक वो हमारे पुरखों की कविता है, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक गुंडा, मवाली, अपराधी, नॉनसेंस आदमी, समाज विरोधी आदमी मिथक का उपयोग करे, उससे बेहतर है कि दुनिया के संवेदनशील लोग मिथकों का उपयोग करें। इसलिए मिथक अपने आप में बुरी चीज नहीं है,
मिथक एक तरह की कविता है और उसका इस्तेमाल कवियों को जरूरत पड़ने पर करना चाहिए, लोग करते हैं। बहुत अच्छा अभी डॉक्टर रॉय जोसेफ ने आपको बताया कि समकालीन मलयालम कविता में अभी भी बहुत सारे मिथकों का प्रयोग हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। पर एक दिन ऐसा आ सकता है मलयालम में भी कि जब आपको अपने ज़माने की कहानी कहने के लिए आपको अपने तरीके से बात कहनी पड़ेगी। तो ये एक डिफरेंस है, बस एक अंतर है, उसमें कोई मूल्य निर्णय नहीं है कि अच्छा है या बुरा है। ज़रूरत पड़ने पर ये भी कर सकते हैं और ज़रूरत नहीं है इसलिए हम उसे छोड़ भी सकते हैं, जैसा कि हमारे कवियों ने छोड़ दिया है।